एडमिरल हेल लडविल का हाल देखकर क्लाइन और ब्लैक ट्यूलिप के जिंदा क्रू दोनों की आंखें फैल गईं। जो उसने सोचा था उसमें से एक भी बात पूरी नहीं हुई। उसने दो संभावनाएं अनुमान की थीं। पहली, लडवेल शायद न्यूमिनस एपिस्कोपेट के किसी डेमीगॉड को बुलाकर गर्मन स्पैरो और उसके पीछे खड़े पावर हाउस पर घात लगाए। ये मुश्किल नहीं था, क्योंकि डेथ पाथवे के सीक्वेंस 7 स्पिरिट मीडियम आसन्न खतरे को महसूस कर सकते थे। दूसरी, एडमिरल हेल ने कोई तैयारी ही ना की हो, वो थोड़ी सी प्रतिरोध करे और मिस्टर एजिक उसे आसानी से खत्म कर दें। इन दोनों सिनारियोज में क्लाइन के पास प्लान था। पहले में मिस्टर एजिक डेमीगॉड संभाल लेते और वो खुद लडवेल का शिकार बनाकर दूसरा मैरियोनेट हासिल करता। दूसरे में वो बस मिस्टर एजिक को देखने देता, जबकि वो क्रीपिंग हंगर के साथ परछाइयों में रहकर लडवेल से अकेले मुकाबला करता, ताकि मैरियोनेट पोषण जल्दी डाइजेस्ट हो। लेकिन जो हुआ वो तो उसने सोचा भी नहीं था। एडमिरल हेल ने लड़ाई की कोशिश भी नहीं की। वो सीधे झुककर डेक पर गिर गया और आज्ञाकारी दास की तरह डेक को चूमने लगा, जैसे मिस्टर एजिक उसका स्वामी हो। क्लाइन स्तब्ध रह गया। अब हम भिड़ेंगे कैसे? पूरे जहाज पर मौत सी खामोशी थी। एजिक ने अपना सिल्क वाला टोपी का किनारा पकड़ा और धीरे धीरे लडवेल की तरफ चले। वो लडवेल के सामने रुके और गहरी आवाज में पूछा, न्यूमिनस एपिस्कोपेट का आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट किस स्तर तक पहुंच गया है? लडवेल सिर झुकाए बोला, आर्टिफिशियल डेथ अब उन हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स को प्रभावित कर सकता है जो एडवांसमेंट में असफल रहे हैं, लेकिन अभी भी वो प्रेयर्स या रिचुअल्स का जवाब नहीं दे सकता। ऐसा कहते हुए उसने धीरे से ऊपर उठकर अपनी दाहिनी उंगली की काली चौकोर अंगूठी उतार दी, फिर दोनों हाथों से उसे आगे बढ़ाया। अंगूठी जैसे अदृश्य आत्माओं द्वारा खींची गई, हवा में उठकर एजिक की हथेली में जा गिरी। एजिक ने कुछ पल उसका निरीक्षण किया, फिर उसे बाएं हाथ की तर्जनी में पहन लिया। बस इतना होते ही उसके शरीर से एक भयानक, गहरी, अदृश्य शक्ति बाहर फैली। जहाज पर मौजूद सारे ज़ॉम्बीज और स्केलेटन्स, जो या तो नंगे थे या सड़ी हुई लेदर आर्मर पहने हुए थे, एकदम घुटनों पर गिर पड़े। उनकी निगाहें एजिक के जूतों से ऊपर उठने की हिम्मत न कर पाईं। उड़ते हुए व्रेथ्स और शैडोज डेक पर गिर पड़े, जैसे उनके पंख नोच चुका हो। उन्होंने हवा में मंडराना बंद कर दिया। बाकी सारे पायलट भी घुटनों पर गिर पड़े, चेहरे डेक से चिपके हुए थे। क्लाइन साइड में खड़ा था, मिस्टर एजिक की पीठ देखकर जैसे बोलना भी भूल गया हो। एजिक 2 कदम और चले, फिर लडवेल के पास जाकर रुके। उन्होंने अपनी देह आधी मोड़ी और क्लाइन की ओर देखते हुए कहा, ये 1 साल तक तुम्हारा मैरियोनेट रहेगा, फिर ये स्पिरिट वर्ल्ड लौट सकता है। उनके शब्दों में कोई भावना, कोई उतार चढ़ाव नहीं था, जैसे वो किसी की जिंदगी और मौत का फैसला नहीं, बस कोई मामूली आदेश दे रहे हों जिसमें भावनाओं की जरूरत नहीं। लडवेल का शरीर एक बार जोर से कांपा। उसमें गुस्से और अपमान की कंपकपी झलकी, पर वो सिर नहीं उठाया, डेक से चिपका रहा। हाँ, आदरणीय डेथ काउंसिल। और तभी सफेद और हरे रंग के रहस्यमयी सिंबल्स हवा में उभरे। वे मिलकर एक झिलमिलाते ब्रॉन्ज दरवाजे का आकार लेने लगे। वो दरवाजा सिकुड़कर सीधे लडवेल के माथे में छप गया। क्लाइन आश्चर्य से देखता रह गया। एजिक ने हल्का सिर हिलाया, लडवेल की ओर इशारा किया, तब जाकर क्लाइन आगे बढ़ा और 10 मीटर के परिधि में प्रवेश किया। वो लडवेल की स्पिरिट बॉडी थ्रेड्स नियंत्रित करने लगा। पहले पहल पायरेट एडमिरल मानो उछलकर चीखने को हुआ, पर कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे उसके विचार सुस्त होने लगे। वो प्रतिरोध करना भूल गया। क्षण भर में सिल्वर मास्क्ड एडमिरल हेल लडवेल उठ खड़ा हुआ, सिर झुकाया, पलटकर क्लाइन के पीछे आकर एंजो के पास खड़ा हो गया। एजिक शांत खड़े देखते रहे, फिर बोले, डेथ पाथवे में उच्च स्तर के बियॉन्डर्स का निम्न स्तर वालों पर अत्यधिक दमन होता है। क्लाइन ने मन ही मन सोचा, मैंने महसूस किया था जब मैंने आपका कॉपर विसल फेंका था, सीक्वेंस 5 लडवेल भी अपनी अनडेड आर्मी को काबू नहीं कर पाया था। उसी समय एक सड़ा हुआ ज़ॉम्बी उठा, उसकी हड्डियों के बीच से नीला कफलिंक पकड़े हुए वो क्लाइन के सामने आया। वही था मरलॉक कफलिंक, जिसे वो खो चुका था। क्लाइन ने उसे देखा, मन चंचल हो उठा। कम से कम ये वापस तो मिला, सोचते हुए उसने उसे उठा लिया। एजिक वापस लौटे और क्लाइन के कंधे पर हाथ रखा। क्लाइन ने तुरंत एंजो और लडवेल दोनों मैरियोनेट के कंधों को पकड़ लिया। रंग गहरे हुए, एक दूसरे में मिलकर चमक उठे और वे स्पिरिट वर्ल्ड में चले गए। क्लाइन ने पूछा, मिस्टर एजिक अब कहाँ? बर्सर्क सी, एजिक ने शांत स्वर में कहा।
कुछ पल रुके, फिर बोले, कॉपर विसल दो, ठीक है। क्लाइन ने एंजो से आयरन सिगार केस और उसके भीतर रखा एंशिएंट ब्रास विसल निकाला। एजिक ने उसे लिया और गहरी आवाज में कहा, मेरी अंतर्दृष्टि कहती है ये डेथ की रिंग, ये कॉपर विसल और मैं, हम मिलकर बर्सर्क सी की वो जगह ढूंढ सकते हैं जहां डेथ की मौत हुई थी। क्लाइन ने तुरंत कहा, मेरे सपने बताते हैं वहां जगह बहुत खतरनाक है। शायद हमें पहले आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट करने वाले नुमिनस एपिस्कोपेट के लोगों को खोजना चाहिए। उनसे और जानकारी मिलने पर निर्णय लेना ठीक होगा। एजिक कुछ देर शांत रहे, फिर कहा, वहां कोई मुझे बुला रहा है। क्लाइन ने उनकी ओर मुड़कर देखा। आजिक के नर्म फेशियल फीचर्स अब तन चुके थे। उनके होठों की हल्की मुस्कान गायब थी। वो किसी अदृश्य आवाज पर ध्यान लगाए हुए थे। स्पिरिट वर्ल्ड के अंधेरे तूफान में आजिक क्लाइन को लेकर आगे बढ़े। डेथ की रिंग और ब्रास विसल हल्की रोशनी छोड़ रहे थे। आजिक का चेहरा चमक में उभर आया। ये चौथी युग का डेथ काउंसिल अपनी आंखें बंद किए कहीं दूर से आती पुकार सुन रहा था। फिर उसने अचानक दाहिना हाथ कसकर बंद किया। पूरे स्पिरिट वर्ल्ड का दृश्य झुकने लगा, सिकुड़कर एक काले भंवर में बदल गया जिसकी सीमा कोई नहीं देख सकता। फिर वो भंवर अचानक फैल गया और एजिक, क्लाइन और दोनों मैरियोनेट को निगल गया। क्लाइन को तीव्र चक्कर आया, उल्टी जैसा महसूस हुआ। अज्ञात समय बाद वो संभला और पाया कि वो एक ठंडी, अंधेरी मौजोलियम में खड़ा है। चारों ओर खुले ताबूत थे, उनमें सड़े हुए शव जिनकी पीठ पर सफेद पंख जमे थे। मैंने आजिक को वार्न किया था, फिर भी हम यहां आ ही गए। क्लाइन भीतर से कांप उठा, एक तीखी असहायता उसके भीतर उठी। उसने देखा आजिक बगल में खड़े थे। उनकी निगाहें मौजोलियम की गहराई में जाती सीढ़ियों पर टिकी थीं, जहां काला धुआं धीरे धीरे घूम रहा था। क्लाइन ने धीरे से कहा, वहां छिपा हुआ शायद आर्टिफिशियल डेथ ही है। आजिक के चेहरे पर एक अनोखी शांति उतर आई। उन्होंने बहुत धीरे, बहुत यांत्रिक ढंग से कहा, मेरी पिछली नींद ने मुझे बहुत कुछ याद दिलाया है। मैंने खुद को एक बोन थ्रोन पर बैठे देखा। लोग, चाहे बियॉन्डर्स हों या साधारण, मेरे सामने मृत पड़े थे। उन्होंने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी मर गए। एक एक करके वे उठे, घिनौने अनडेड प्राणियों में बदलते हुए जो मेरी सेवा में खड़े थे, और मैं बस उन्हें देख रहा था, बिना किसी भावना के, और आपदा को गांव से शहर तक फैलने दे रहा था। मुझे लगा ये मैं नहीं हूं, पर शायद यही मेरा असली रूप है। क्लाइन के होंठ कांपे। फोर्थ एपॉक के बलाम एम्पायर के डेथ काउंसिल। एजिक ने कनपटी रगड़ी और बिल्कुल शांत स्वर में कहा, मुझे लगता है मैं अपने उसी अतीत की ओर लौट रहा हूं। ये है चैप्टर 915, अनदर मी। बिना क्लाइन के जवाब का इंतजार किए अजिक ने मौजिलियम की गहराई में घूरते हुए आगे बोलना जारी रखा। मुझे अभी भी अपनी पहली मृत्यु के बाद के पुनरुत्थान की याद है। मैं एक फीके सफेद ताबूत में पड़ा हुआ था, फिर अड़खड़ाकर उठ खड़ा हुआ। हैरान था, नहीं पता था कि क्या हो रहा है और कहाँ हूं मैं। क्लर्जी जो मेरा शव शुद्ध करने आए थे, उनसे पहले मैं भाग निकला, भटकते हुए जैसे घास के मैदान, गांव और शहर पार किए। मुझे अपनी पहचान याद नहीं थी। जहां भी मैं जाता, रोने की आवाजें सुनता। जब मैं पादरियों को सामूहिक दाह संस्कार करते देखता, हर तरफ दया का एहसास होता। फिर एक बार मुझे एक नोबल लेडी का साथ मिल गया। मैं उसके मैंशन में पहुंच गया। वो उज्जवल और जीवंत लड़की थी, और मैं जंगली जानवर जैसा, संवेदनशील, संशयग्रस्त, आत्मनिंदा से भरा। मैं अक्सर क्रूर और ठंडा व्यवहार करता, जो किसी मानव की नैतिकता से मेल नहीं खाता। वो मेरी हरकतों में जिज्ञासु रही। चाहे मैं उसे टालता या कोई भयंकर बात कर देता, वो मेरे पास आती और अपनी मुस्कान से मुझे संक्रमित कर देती। उसने मुझे अपनी हरकतों से खींचा, और बिना जाने मैं उसकी आदत और उस मौजूदगी का अभ्यस्त हो गया। हम सीक्रेटली मिलते। वो बहुत घबराती कि उसके पिता मेरे जैसे एक पूर्व भिखारी या नौकर से उसका विवाह मानेंगे कि नहीं। उसका मेलंकोलिक मुस्कान देखकर पहली बार मुझे खून की लहरें महसूस हुईं। मैंने जल्दबाजी में कहा, मैं चला जाऊंगा, पर वापस आकर तुम्हारे लिए एक एरिस्टोक्रेटिक टाइटल और ब्राइडल गार्लैंड लाऊंगा। मैंने फौज में भर्ती होकर नाइट बन गया। 3 मीटर की लांस उठाकर दुश्मनों पर चार्ज किया। फोर्थ ईपॉक के बाद के उथल पुथल में मैं एक बार बैरन बनकर अपने लिए एक फीफ पा गया।
मैंने अपना वादा निभाया। राजा के कन्फर्मेंट लेटर, फैमिली एम्ब्लेम और नाइट की मेडल रिबन के साथ में अपनी दुल्हन से विवाह किया। कहते कहते अज़िक के चेहरे पर धीरे धीरे नरमी आ गई। यादों की मीठी परतें उसके होंठों पर बिना जाने मुस्कान उगा गईं। क्लाइन का दिल एक अजीब सा हिल उठा, जैसे वो वही परिचित मिस्टर अज़िक फिर से देख रहा हो। क्लाइन ने सावधानी से बातचीत को आगे बढ़ाया। फिर क्या हुआ? अज़िक ने आगे देखा और कहा, बाद में हमने अपने फीफ पर एक किला खड़ा किया। हमारी एक संतान हुई, एक लड़का। वो तेजी से बड़ा हो रहा था। मैं जान सकता था कि वो ऊंचा और मोटा होगा। वो युद्ध पसंद करता, हमेशा तलवार खींचकर दौड़ता और कहता कि वो भी नाइट बनेगा। मैंने सोचा कि ये बचपना है, पर जब वो पैर तोड़ता या मस्तक पर चोट लगाता, तब भी उसने अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। उसे लगता कि मैं देख नहीं पाऊंगा कि यदि वो दर्द सहते हुए कमरे में छिपे रहा तो। उसने अपनी गलतफहमी में हंसा। उसने अपने पिता को कम आंका। मेरे फीफ की सभी आत्माएं मेरे अधीन थीं। मैंने उसे छुपकर नहीं देखा। साल दर साल मेरी यादें लौटती रहीं। मेरी पत्नी अक्सर शिकायत करती कि किला ठंडा और अंधेरा है। वो सूरज और गर्मी चाहती थी। मैंने उसकी इच्छा पूरी की, पर बाद में मैं समझा कि वो दरअसल मेरे बदलते स्वभाव से डर रही थी। जो मैं ठंडा होता जा रहा था, वो उसे अजनबी बना रहा था। वो कभी सीधी बात नहीं कहती। हम समुद्र के किनारे सुंदर समय बिताते। दूसरा बच्चा चाहने का विचार भी आया, पर असफल रहा। जब मैंने अपनी अगली मृत्यु की आहट महसूस की, मैं अपने फीफ लौट आया, अपने किले में। मेरा बेटा तब कहता है कि वो बैकलैंड जाकर वाइकाउंट्स या कर्ल्स के अटेंडेंट बनकर नाइट बनेगा। जब वो केवल 10 के आसपास थे तो मैंने पूछा, तू ये सब क्यों चाहता है? उसने कह दिया, तुम मेरे आदर्श हो। मैं बिना माँ बाप की मदद के ही नाइट बनकर नोबल बनना चाहता हूं। उस वक्त मेरी स्मृतियां अधिकांशतः लौट आई थीं। उस बच्चे के सामने मैं अक्सर अजीब और असहज महसूस करता, पर जब मैंने उसका उत्तर सुना, तब मुझे अपार खुशी, संतोष और गर्व हुआ। वो मेरा बेटा था, बिल्कुल अलग उन बच्चों से जिनसे मैं बलाम एम्पायर में मिला था। क्लाइन ने जाना कि अज़िक यहाँ बैरन लैमुड वन की पहचान के बारे में बता रहे हैं, और उस घरवीद बेटे की कहानी का अंत विषाक्त हत्या में हुआ था। उसे कॉफिन में ठूस दिया गया था और उसका स्कल इन जैंगविल ने उठा लिया था। अज़िक की आंखें क्षणिक रूप से खो जाती हैं। अज़िक धीमे धीमे बताता रहा, फिर मैं मरा और भड़बड़ा कर जागा। फिर मैं अपने फीफ छोड़कर भटक पड़ा। हर जन्म में शुरुआत अलग अलग रही। कई बार मुझे मधुर प्रेम मिला, कभी प्यारी दजा। ये सब मुझे चकित करता रहा। जब जब यादें लौटती, मैं विस्मित और असमंजस में पड़ जाता। एक बार मुझे ऐसा मास्क मिला जो मुझे किसी भी रूप में बदल सकता था, पर जागने पर मैंने वो मास्क खो दिया। शायद मैंने खुद से वो मास्क जानबूझकर हटा दिया था। क्लाइन को याद आया कि अज़िक ने एक बेटी का जिक्र किया था जो उससे मिठाई लेने में खुश रहती थी। कुछ सोचकर क्लाइन ने कहा, धैर्य और सहानुभूतिपूर्ण स्वर में, मुझे नहीं लगता कि ये विभाजन है। आप शायद पागलपन से लड़ रहे हैं। आपकी स्मृति खोने के बाद हर बार नई जिंदगी आपको दयालु और गर्म रखती है। ये शायद आपका असली स्वरूप है, और एक डेथ कंसोल के रूप में आप उस बियॉन्ड हाई की कैरेक्टरिस्टिक की लेटेंट इंक्लिनेशन के अधीन हैं, जिससे नियंत्रण खोने का खतरा रहता है। मैंने सुना है कि वो 4 साम्राज्यों के युद्ध के बाद पगला गए थे। क्लाइन के शब्दों में तर्क था, क्योंकि उसने अज़िक की कुछ ही इनकारनेशंस देखी थीं। बैरन लैमोड, स्विंग देने वाला पिता, फिलियल बेटा और दयालु हिस्ट्री टीचर। उसका मकसद अज़िक को एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन देना था, ताकि वो अपने भीतर के डेप्थ कंसोल के ठंडे पहलू से समझौता कर सके। और तभी क्लाइन को एक नया विचार आया। बिना अज़िक के विचार पचा लेने का इंतजार किए उसने आगे बढ़कर पूछा, तेज स्वर में, मिस्टर अज़िक, क्या आप एंकर के बारे में जानते हैं? देवता और एंजल्स अपने आपे को सिक्योर करने के लिए एंकर का प्रयोग करते हैं, ताकि बियॉन्ड हाइकी की लहर से पागलपन ना हो। अज़िक ने अपनी निगाह वापस खींची और सिर हिलाया। हाँ, क्लाइन ने ठोस स्वर में कहा, शायद आपकी बार बार स्मृति खोकर फिर जीवन शुरू करना वही एंकर है जो आपको मैडनेस से बचा रहा है। इन्हें न छोड़ें, न भूलें, वो तुम ही हो। अज़िक ने स्थिरता से ये शब्द दोहराया, एंकर, और थोड़ी देर बाद गहरी सांस ली। है, शायद ये एक व्याख्या है। कम से कम ये मेरी मानसिक द्विगता की तीव्रता को कम करता है। पर अब जब मैं यहां तक पहुंच गया हूं, मुझे मौज़िलियम के भीतर जाना चाहिए।
ये हर इनकारनेशन में मुझे तकलीफ देता आया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मुझे पुकारता है, क्यों मैं बार बार मरता और फिर जिंदा होता हूं, यादें खोता और फिर पाता हूं। ये हजारों साल से मुझे सता रहा है। आज मुझे उम्मीद है कि मैं उत्तर पा सकूंगा। उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की स्पष्टता और एक अनकही दृढ़ता आ गई। क्लाइन रोकना चाहता था, पर उसके शब्द जबान पर आते ही वो वापस दबा लिया। अजिक ने अपना आधा टॉप हैट दबाया, बिना मोड़े हल्की मुस्कान के साथ कहा, याद रखना, अपनी आंखें बंद रखना। और वो सीढ़ियों के मार्ग पर बढ़ गया, मौजिलियम की गहराई की ओर। वो काली फॉग अब और पेंटिंग नहीं कर रही थी। धीरे धीरे इर्द गिर्द फैलते हुए वो उस मूर्त शाखित वस्तु को उद्घाटित कर रही थी जो नीचे लिपटी हुई थी। ये एक विशाल फेदर्ड सरपेंट था। ऐसा लगता था मानो पूरा द्वीप उसके आकार से भरा हो। उसके बड़े दहरे हरे लगने वाले काले स्केल थे। स्केल के बीच पंख थे जो पीले तेल लगे थे। हर पंख से पतली इल्यूजरी काली नलिकाएं बाहर निकली हुई थी। ये फेदर्ड सरपेंट आंशिक रूप से भ्रामक और आंशिक रूप से वास्तविक था। मानव समझ से परे एक ऐसी रचना जिसका वर्णन कठिन था। उसकी आंख घुटन में पीले सफेद लौ जल रही थी। उसका चेहरा मानवनुमा था। चेहरे की त्वचा कांच से की, नरम फेशियल फीचर्स, और उसके दाहिने कान के नीचे एक छोटा सा काला मस्सा था। ये कोई और नहीं बल्कि वही अजिक एग्रस का दूसरा रूप था। ये है चैप्टर 916 इररेसिस्टिबल अप्रोच। गहरे काले धुएं के भीतर लिपटी उस फेदर्ड सर्पेंट को देखते ही और उसके शीर्ष पर अपने ही जैसे चेहरे को पाते ही एज़ेक एक क्षण के लिए थक सा गया। फिर उसकी गनभटियां अचानक दर्द से तड़क उठी, मानो किसी ने उसके मंदिर पर वार कर दिया हो और सर दो हिस्सों में विभाजित हो गया हो। कठोर दर्द के बीच अटपटे और बिखरे हुए दृश्य उसके मन में झलक गए। एक फेदर्ड सर्पेंट जिसकी सांस तक उसकी अपनी शक्ल थी। मौन जमीन पर अनगिनत फीके लाशें, हवा में हड्डियों के ढेर से बने बादल, काले टेंटिकल्स जो जमीन से उभर रहे थे और प्रत्येक में मृत मछली जैसी आंखें झूल रही थीं। एक पारदर्शी स्पिरिट बॉडी को जबरदस्ती उसके शरीर से खींचा जा रहा था। इन सब के बाद एक जोड़ी सफेद, बुझने पर खड़ी जुल्फ की तरह जलती आंखें ने झांका। एक सफेद पंख जिसे पीला तेल चिपका था, धीरे से गिरा और एज़ेक की पारदर्शी स्पिरिट बॉडी को आधा आधा कर दिया। एक हिस्सा उड़कर उस हड्डियों के बादल में समा गया। दूसरा हिस्सा हवा में प्रकट हुए एक गोल्डन एक्सेसरी में घुलकर पेल वाइट आग की परतों के बीच फिर मांस और खून का रूप धर गया। ये दृश्य एज़ेक के मस्तिष्क पर बार बार बिजली गिराने जैसा था। दर्द असहनीय। उसने सिर पर हाथ रखा और घुटनों के बल सीढ़ियों पर झुक गया। अब उसे सब कुछ याद आ गया था। क्यों वो बार बार मरता, फिर जिंदा होता और हर बार अपनी यादें खोकर फिर से पाता था। उसकी आत्मा पूरी नहीं थी और उसी वजह से वो गहरे काले धुएं के नीचे जो फेदर्ड सर्पेंट अपने पूरे क्षेत्र पर हावी था, उसका चेहरा उसी का था। ये वही एज़ेक एगर्स था, पर दूसरा विभक्त रूप। ये सब डेथ के पतन से पहले की एक छिपी हुई चाल थी। अगर आत्माओं को टांका जा सकता है तो उन्हें काटा भी जा सकता है। शायद पागल और शक्तिशाली डेथ ने अपनी संतान बालम एम्पायर के डेथ कॉन्सुल की आत्मा को आधा काट लिया। अर्ध आत्मा को किसी वैकल्पिक चीज के साथ जोड़ा गया और एज़ेक की आत्मा के साथ सिल दिया गया। या तो ये डेथ की सूझबूझ थी या न्यूमिनस एपिस्कोपेट का आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट का अनिश्चित परिणाम, जिसने आधी आत्मा निकालकर आर्टिफिशियल डेथ के लक्ष्य से जोड़ दिया और इसने डेथ पाथवे की यूनिकनेस में कुछ जन्मजात क्षमता भर दी, जिससे वो हाई सीक्वेंस कॉप्स कलेक्टर पाथवे वाले बियॉन्डर्स पर असर करने लगा। और दूसरी आधी आत्मा के लिए भी, चाहे एक उपस्थिति ने उसकी कमी को भर दिया हो, आत्मा अधूरी रही। इसलिए बार बार मृत्यु और पुनरुत्थान हुआ, जैसे कि सीक्वेंस 4 का अनडाइंग। और उसी गोल्डन एक्सेसरी के भीतर भी तथा दूसरी आधी आत्मा की पुकार से एज़ेक हर इनकारनेशन में धीरे धीरे अपनी पुरानी यादें पुनः प्राप्त करता जाता। सांसें तेज हुईं। एज़ेक के हाथ अब सिर से हट चुके थे। वो सीढ़ियों पर अपने हाथ रखकर बेधड़क आवाजें निकाल रहा था, जो मानव जैसी नहीं थीं। पसीने की बूंदें उसके माथे से टपककर पत्थर पर गिरीं और वहां पीलापन फैल गया। छोटी छोटी सफेद पंख उगकर फैलने लगे, जैसे तेल से चिपकी हों। और तभी उसने दूसरी आधी आत्मा की पुकार और इच्छा महसूस की।
दोनों मैं, जो सैकड़ों सालों से अलग पड़े थे, वही चाह रहे थे, फिर से मिलकर पूरा होना। नहीं, एज़िक कराहा, दर्द में आंख उठाने से इनकार करते हुए। उसने स्पष्ट देख लिया था कि वो फेदर्ड सर्पेंट जैसा दूसरा रूप या तो बिना कारण का था, ठंडा, पागल और क्रूर। यदि वो फिर से उससे मिलकर एक हो गया तो शायद वो उसी पुराने डेथ कॉन्सूल की शक्ल में लौट आएगा, एक नकली डेथ जो केवल देवत्व बरकरार रखे पर मानवता खो दे। नहीं, वो फिर बोला, पर फिर भी अनियंत्रित उसने गर्दन ऊपर उठानी शुरू कर दी। काले भयानक स्केल्स उसके शरीर पर उगने लगे। उसके माथे से कुछ बाहर निकला। मांस में एक दरार फटी और भीतर से एक सुनहरी सी किरण प्रकट हुई। ये प्राचीन सोने जैसा आभूषण एक लंबी पतली पक्षी आकृति में निखरा, पंखों की शक्ल में पेल वाइट आग सी झिलमिला रही थी। उसकी कांसे की आंखों में कई परतों वाली रोशनी थी और उन परतों ने एक रहस्यमयी भ्रामक द्वार का आभास बनाया। जैसे ही वो एक्सेसरी प्रकट हुआ, एज़िक ने दर्द से गर्जना की। उसने सिर उठा लिया और उसकी अनुभवी आंखों में दो पेल वाइट मशाले फूट पड़ी। काले धुएं के भीतर स्थित असली बनावटी फेदर्ड सर्पेंट ने अपना तन सीधा किया और उसका सिर ऊपर निकाल दिया। दोनों एक दूसरे की ओर छोटे बड़े परिमाण में खामोशी से देख रहे थे। चार चार पेल वाइट लौं के फटने साथ दर साथ एज़िक मुश्किल से उठकर सर्पेंट की ओर बढ़ा। उसकी शक्ल विकृत थी पर चलती थी। जैसे जैसे वो नजदीक आया, मौजूलियम थरथराने लगा। आसपास की चीजें पारदर्शी होने लगीं और हड्डियों, छायाओं से भरे एक जगत को प्रतिबिंबित करने लगीं। खूनी बाहें, नन्हे चेहरे वाले नीले काले बेलें और चिपचिपे टेंटिकल्स जिनके सिर पर मृत मछली जैसी आंखें या दांतों की दो पंक्तियां थीं, वो सब वास्तविक और भौतिक सीमा को चीरकर मौजूलियम के भीतर तक पहुंचने लगे, पर वो जमीन पर चिपक कर ही रुक गए, हिल नहीं सके। ईस्ट बालम, कुलाइन सिटी। डेली सिमोन, जो अपनी अगली जांच पर भाग रही थी, अचानक रुककर सिर पकड़ बैठी। क्या हुआ? रेड लव्स टीम के कप्तान स्विस्ट ने चकित होकर पूछा। डेली ने भौहें टेढ़ी की और धीमे से कहा, मुझे अजीब आवाजें सुन रही हैं, किसी अज्ञात स्थान से पुकार आ रही है। मुझे घुटनों पर बैठने का मन कर रहा है। सो क्या बाकी लोग सुन पा रहे हैं? स्विस ने सावधानी से पूछा। ठीक उसी समय लियोनार्ड मिचेल ने सिर हिलाया, पर उसकी मनोस्थिति में एक हल्की सी बूढ़ी आवाज गूंजी, बरसार्क सी की तरफ देखो। लियोनार्ड मिचेल ने अनायास अपना सिर उस ओर मोड़ दिया जहां बंदरगाह के पार दूर दूर तक एक गाढ़ा गहरा काला अंधेरा फैला नजर आया। बिना आंधियों, बिना मैसिव वेव्स, बिना बिजली गरज, बस एक शुद्ध काली लहर। क्लाइन आंखें बंद किए हुए था, पर उसकी एक्सेप्शनल स्पिरिचुअल परसेप्शन ने उसे चारों ओर का आभास करवा दिया। जब उसने एज़िक की पीड़ा भरी कराह और बिकट पुकार सुनी तो उस पर घोर मौन और मरने की आभा छा गई। क्या हो रहा है? क्लाइन के दिमाग में तेजी से सवाल दौड़े। आर्टिफिशियल डेथ मौजूलियम के भीतर मिस्टर एज़िक पर तो आक्रमण नहीं कर रहा, पर उसने उस पर एडवर्स प्रभाव डाल दिया है। क्लाइन की अंतरात्मा कहती है कि जो होने वाला है वो नहीं है जिसे वो देखना चाहे, पर वो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। इतना भारी और अनुकूलनहीन था कि आंखें खोलना भी हिम्मत मांगता था। हिम्मत से काम नहीं बनेगा। ये जीवन व्यवस्था का अंतर था, एक अनपार का रखाई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। सोचा कि उसके पास कौन सी चीजें हैं जो काम आ सकती हैं। क्रीपिंग हंगर? ना, ये बिल्कुल अलग स्तर का है, उपयोगी नहीं। डेथ नेल? और भी बुरा। ग्रोसेल्स ट्रैवल्स? वो साथ नहीं था, ना ही ब्लैक एम्परर कार्ड, ना टायरेंट कार्ड। फेट साइपन? क्लाइन की आवाज भीतर ही भीतर खुश हुई। उसने योजना बनाई, फेट साइपन चार्म से वो अपनी किस्मत अस्थायी रूप से एज़िक के साथ स्वैप कर देगा। यदि वो आर्टिफिशियल डेथ के प्रभाव को सहले तो कम से कम उसकी खुद की रेजरेक्शन की संभावना रहेगी, और एज़िक के लिए, जो लगातार मरता जागता रहा है, शायद इस बार फिर से जागने का मौका मिल सके। उसने दाहिना हाथ उठाकर अपनी जेब तक पहुंचाई, पर अचानक वो स्थिर हो गया। हाथ ऊपर उठा, फिर नीचे लौट आया। मन कुछ पल पत्थर सा ठहर गया। क्लाइन के होंठ कुछ बार कांपे, फिर अचानक उसने उंगली फैलाई और जेब से जो निकाला वो एक काला क्रिस्टल कार्ड जैसा चार्म था। उसी समय एज़िक विशाल इल्यूजरी फेदर्ड सर्पेंट की ओर बढ़ रहा था, कदम तेज, जैसे वो अपने सिंहासन पर लौट रहा हो, पर उसकी आंखों में जलती पेल वाइट आग दर्द से भरी थी। चेहरा विकृत था। नहीं, एज़िक ने फिर कहा। जहां जहां उसकी त्वचा उजागर थी, काले स्केल्स की दरारों से पेल येल से तुड़क सफेद पंख उगकर फैलने लगे।
इस प्रकार वो आकाश की ओर बंद देकर उस विशाल सर्पेंट में समाने को हुआ। उसके माथे की बर्ड शेप्ड एक्सेसरी से पेल वाइट लॉ फैलने लगी और शरीर में फैल गई। क्लाइन की आत्मिक चेतना जोर से चेतावनी कर रही थी। वो एक शब्द प्रकट कर गया प्राचीन हर्म्स की भाषा में, फेट। इससे पहले कि वो पूरी तरह फैल जाती, जैसे कि एक सॉल्विंग सिग्नल। ठीक उसी क्षण एक चारों ओर एक मौन उतर गया, जैसे सब कुछ रुक गया हो। एक नाजुक उज्जवल महिला की हथेली हवा से उतरी और गोल्डन बर्ड शेप्ड एक्सेसरी पर दबाव डाला। एकदम अचानक एक आकृति आजिक और विशाल फेदर्ड सर्पेंट के बीच में प्रकट हुई और दोनों के मिलने की राह रोक दी। इस बाहरी शक्ति की मदद से आजिक ने आखिरकार उस आकर्षण और एकीकृत होने की अनियंत्रित चाह पर नियंत्रण पाया। उसकी आंखों की पेल वाइट लॉ ने मध्य वायुमान में तैरती हुई उस आकृति को प्रतिबिंबित किया। वो एक सुंदर महिला थी, प्राचीन परिधान में सजी। उसने काली हुडी ओढ़ी थी। उसका चेहरा निष्प्रभावी था और काली आंखों में गहराई थी, कोई आत्मा सा प्रकाश नहीं। अब शुरू होता है चैप्टर 917, 3 चॉइसेस। मौजोलियम के भीतर हुई विचित्र घटनाओं से क्लाइन, जिसकी आंखें बंद थी और जिसकी स्पिरिचुअलिटी केंद्रित थी, बिल्कुल अनभिज्ञ रख दिया गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अच्छा या बुरा। इसलिए भले ही उसने एक्टिवेशन इनकैंटेशन जप लिया था, वह फिर भी फेट साइफन चार्म को प्रयोग करने की जल्दबाजी से हिम्मत नहीं कर पा रहा था। वह डर रहा था कि कहीं इससे हालात और बुरे ना हो जाए या इसका उल्टा असर ना हो। सेकंड बीतते गए, समय बहुत धीमा लग रहा था, जैसे एक सदी बीत चुकी हो। अंत में उसने मिस्टर अजीक की कुछ खराश भरी अनिश्चित आवाज सुनी, यह तुम हो? उसके बाद एक निश्चल और स्त्री स्वर ने कहा, निसंदेह शांत और गंभीर, तुम्हारे पास 3 विकल्प हैं। पहला, आगे बढ़ो और कंप्लीटनेस तलाशो। सैलिंजर को तुम्हारे शरीर में रिवाइव होने दो। दूसरा, मैं तुम्हारी मदद करूं और वो आधी आत्मा निकाल दूं ताकि तुम उसे अपने साथ ले जा सको। तुम किसी तरह उसे वापस स्टिच करने की राह ढूंढोगे, पर वह तुम्हारे ओरिजिनल रूप में बदल जाओगे। तुम बार बार मरना और जिंदा होना बंद कर दोगे, पर वह अब तुम्हारा वर्तमान तुम नहीं रहेगा। तुम्हारी पिछली इनकारनेशंस वास्तव में सपनों की तरह हो जाएंगी। तीसरा, सब कुछ छोड़कर वहां से चले जाओ। तुम हमेशा अपने वर्तमान स्तर पर अटके रहोगे। तुम्हें कोई आगे बढ़ने का मार्ग नसीब नहीं होगा। तुम फिर भी बार बार मरोगे और बिना यादों के जागते रहोगे, बार बार अपनी पुरानी अनुभूतियों की खोज करते रहोगे। क्लाइन को यह सुनकर हक्का भक्का होने में देर नहीं लगी। वह कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि मौजोलियम की गहराई में कोई दूसरा व्यक्ति मौजूद हो सकता है और वह इतनी सत्ता रखती है कि वह पूर्व डेथ काउंसिल अजीक एगर्स को अलग अलग विकल्प दे सकती है। ये वही आर्टिफिशियल डेथ था जो काले धुएं के भीतर छिपा हुआ था? नहीं, वह मूलतः बुद्धिमान प्रतीत नहीं हुआ करता था। इतना समय बीत गया पर उसने कभी संवाद करने की कोशिश नहीं की। आधी आत्मा निकालकर स्टिच करने का अर्थ क्या है? क्या अजीक की आत्मा पहले से ही अधूरी थी? कहां से निकाली जाए? वह स्त्री जो बोल रही थी, वह ऐसी बात कर सकती है जो अजीक खुद नहीं कर पा रहे थे? और फिर सैलेंजर कौन है? वह क्या डेथ है जिन्होंने पेल डिजास्टर को जन्म दिया? अजीक के पिता या दादा? क्या उसने अपनी मृत्यु को पहले से देख लिया था, इसलिए उसने अजीक के शरीर में कोई बीज छोड़ दिया ताकि वह फिर से जिंदा हो सके? क्लाइन के मन में विचारों की लड़ी दौड़ पड़ी, हैरानी, उलझन, जिज्ञासा और दुख के मिश्रित भाव। पहला विकल्प बिना सोचे नकारा जाना चाहिए। दोनों विकल्प अपने अपने समस्याएं लिए हुए थे। पहला विकल्प उसे उसकी वर्तमान पहचान से अलग कर देता, एक अपरिचित वह बना देता। तीसरा विकल्प अनंत काल तक एक अनडाइंग श्राप जैसा था, कभी उद्धार न मिलना। यदि अजीक स्वयं अपनी पुरानी इनकारनेशंस को एक एंकर की तरह मानता है, तो दूसरा विकल्प समझौते का मार्ग दे सकता था, पर यह आधे आत्मा के भविष्य पर अंधेरा छोड़ देता है। एंकर शायद मसला हल न कर पाए। ये निर्णय अजीक की जिंदगी से जुड़े थे, उसका भविष्य। कोई और इस पर फैसला नहीं कर सकता था। क्लाइन ने कुछ भी कहने की कोशिश की, पर अंत में खामोशी में खड़ा होकर इंतजार किया अजीक का अगला फैसला सुनने को। अजीक ने उस खूबसूरत हुड वाली स्त्री की ओर देखकर कुछ न कहा। उसकी आंखों में पेल वाइट लौ झिलमिला रही थी। उसी समय उस विशाल इल्यूजन सर्प ने किसी नकारात्मक मोड़ को सूंघते हुए अपनी पूंछ झाड़ दी, जोरदार लहर के साथ सिर नीचे झुकाया और अपनी दंतमाला और पीले तेल से अटी हुई लाल गहरे मांस की गहराइयां दिखाते हुए अजीक को निगलने की कोशिश की।
पर उसकी सारी कोशिशें असफल रहीं। वह जैसे किसी अलग ही दुनिया में बसी हुई थी। नीरस मौन के बीच अजीक ने दाहिना हाथ उठाकर अपनी कनपटी रगड़ी और हंसते हुए बोला, शायद मैं अपनी वर्तमान जिंदगी का अभ्यस्त हो गया हूं। मैं तीसरा विकल्प चुनता हूं। ठीक उसी समय हुड वाली महिला ने अपना मुंह बंद कर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई गोल्डन बर्ड शेप्ड एक्सेसरी को कसकर पकड़ लिया। फिर उसने अजीक के माथे की दरार से उसी पुरातन वस्तु को खींचकर बाहर निकाला। अजीक का चेहरा फिर विकृत हुआ। उसने असहनीय पीड़ा झेली। उसके प्रत्येक रक्त के कण में, हर मांस के टुकड़े में उसकी आत्मा की कुछ परतें पारदर्शी रूप में रिसने लगीं, एक ट्रांसलूसेंट सोल बनकर बह निकली। ये आत्मा पूरा दिखती थी, पर विसंगतियों और डिसहार्मनी से भरी हुई थी। यह आधे सोने सी थी, भौं से आंखों से तो धड़ और चारों अंगों तक एक प्राचीन सरल लुक। जब गोल्डन बर्ड शेप्ड एक्सेसरी निकला तो अजीक की ट्रांसपेरेंट सोल धीरे धीरे छिलकर बिखरने लगी, जैसे उसे अलाइव स्किन निकाली जा रही हो। उसके गले से एक असभ्य सांस निकली। क्लाइन का सिर चकरा गया। लगभग ऐसा लगा जैसे दिमाग में किसी ने सुई घुमा दी हो। कुछ ही सेकंड्स में अजीक की स्पिरिट बॉडी दो हिस्सों में विभक्त हो गई। आधा हिस्सा सुनहरी धारा बनकर उस बर्ड शेप्ड एक्सेसरी में समा गया, बाकी हिस्सा उसके मांस और रक्त के साथ वापस जुड़ गया। अजीक की आंखों की दो पेल व्हाइट लॉब बुझ गई। जो सफेद पंख और काले काले स्केल्स उसके शरीर पर उग आए थे, वह वापस सिमट गए। उसकी विकृति भरी अभिव्यक्ति कम हुई। वह अब उतना जंगली नहीं दिखता था। उसका चेहरा थोड़ा फीका और पारभासी दिखा। स्पष्ट था कि वह अपनी सोल बॉडी की गहराइयों से आए दर्द में था। आपकी मदद के लिए धन्यवाद, उसने उस हुड वाली सुंदर स्त्री की ओर झुककर कहा। फिर वह घूमकर सीढ़ियों पर ऊपर तैर कर आया और क्लाइन के पास आ खड़ा हुआ। अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो, अजीक ने एक थकी हंसी के साथ कहा। क्लाइन झट से अपनी आंखें खोली और अजीक का निरीक्षण किया। पागलपन के कोई लक्षण नहीं दिखे, नियंत्रण खोना भी नहीं दिखा। क्लाइन ने बड़ी राहत महसूस की। उसकी निगाहें मौज़ोलियम की ओर गहराई में टिकी रहीं। काला धुआं नीचे सब कुछ ढके हुए था। वह कौन थी? उसने पूछने का मन न रोक पाया। अजीक हंसा और क्लाइन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अगर मैं तुम्हें बता भी दूं, तब भी तुम नहीं सुन पाओगे जब तक वह चाहकर तुम्हें बताने न दे। ऐसा कहते क्लाइन ने अपने दोनों मैरियोनेट के कंधों को कसकर पकड़ा। चारों ओर के रंग गहरे और संतृप्त हुए। दो आदमी और दो मैरियोनेट्स त्वरित रूप से बर्जर्क सी के स्पिरिट वर्ल्ड से होकर कोलाइन सिटी के क्लाइन के इन में लौट आए। अजीक ने अपना पकड़ छोड़ दी और माथा चीमकर एक हल्की मुस्कान दी। मुझे अब कितनी अनिश्चित अवधि तक सोना होगा ताकि मैं ठीक हो जाऊं? यदि तुम्हें कोई प्रश्न है तो स्पिरिट वर्ल्ड के 7 लाइट से पूछना, तुम्हें वह रिवाज पता ही होंगे। मिस्टर अजीक, क्या आप ठीक हैं? क्लाइन ने चिंता से पूछा और आत्मा में तिरस्कार भी उठाया। कैसे ठीक हो सकता है कोई जिसने अपनी आधी आत्मा हमेशा के लिए खो दी? अजीक हंसा, कोई बड़ी बात नहीं, मैं अपनी पिछली स्थिति बनाए रखूंगा ताकि मैं अपनी मृत्यु को पूर्व देख सकूं और सब कुछ व्यवस्थित कर सकूं, अपने मौलिक जीवन से तार काट सकूं। फिर मैं सब भूलकर फिर जागूंगा और अपनी पुरानी यादों की खोज करूंगा, जैसे पहले। कम से कम तुम तो वहां हो, कोई जो मेरी पुरानी बातें जानता हो। अगर मैं फिर भूल जाऊं तो तुम्हारे लेटर से बहुत कुछ वापस याद आ जाएगा। वह रुका और कभी कभी सिर हिलाते हुए हंसा। सोना भी बुरा नहीं है, कम से कम सपने तो होंगे। सपनों में मैं गया नहीं, मैं उसके साथ बैठे घूमता, धूप में आराम करता और उस जिद्दी बेटे को तलवार चलाने सिखाता। मैं उस छोटे बच्चे के लिए झूला भी झुलाता जैसे मैं मिठाई देता था। इतना कहकर अजीक ने पुराना जटिल कांसे के सिसकारी स्वर वाला विसल उछाला और धीरे कहा, पर जब तक मैं जाग नहीं जाता तब तक मैं तुम्हें उत्तर नहीं दूंगा। जैसे ही क्लाइन ने उस प्राचीन कांसे के सिसकारे स्वर वाले विसल को पकड़ना चाहा, अजीक रमरे से गायब हो गया। उसकी मंजिल अज्ञात थी। क्लाइन कुछ देर उस दृश्य को सदमे में देखता रहा, फिर एक लंबी सांस ली। कोलाइन सिटी से किसी भी दिशा में जमीन द्वारा यात्रा करने के लिए एक मुड़दार यानी स्पाइरल पथ से ऊपर चढ़ना पड़ता है। अलग अलग सड़कों के पार पहुंचकर शहर की चोटी मिलती, फिर नीचे उतरकर मैदान में पहुंचना होता। इसी समय सुस्त की कप्तानी वाली रेड ग्लव्स टीम शहर की चोटी पर खड़ी थी और नीचे बर्जर्क सी की असामान्यता को देख रही थी। डैली सिमोन, जो सर्दी में माथा दबाए खड़ी थी, अचानक उसने हाथ रोककर कहा, सब कुछ सामान्य हो गया है, अब कोई समस्या नहीं दिख रही। नॉर्मल?
लियोनार्ड ने आश्चर्य से पूछा। डैली का सामान्य पर लौटना आसान नहीं था, खासकर जब बर्जर्क सी में अबनॉर्मालिटी बीच में टिकी हो। शायद यह इंटरमिटेंट है, स्विस ने अनिश्चितता से एक कारण सुझाया। डैली जवाब देने ही वाली थी कि सभी की स्पिरिचुअल परसेप्शन फिर से ट्रिगर हुई। वे सब फिर से बर्जर्क सी की ओर देखने लगे और उस शुद्ध काली पट्टी पर एक एक कर एक चमकता हुआ तारा जल उठा। बैकलैंड, सेंट सैमुअल कैथेड्रल के नीचे आर्च बिशप एंटनी स्टीवनसन को समुद्र की ओर से एक इमरजेंसी टेलीग्राम मिला। संदेश साधारण पर चौंकाने वाला था। ग्रैहम स्पैरो प्रकट हुआ, ब्लैक ट्यूलिप पर चढ़कर पहुंचा। वह लुडवेल को मैरियोनेट बना चुका है और उस व्यक्ति के साथ रवाना हो गया जिसे लुडवेल ने डेथ काउंसिल कहा था। ग्रैहम स्पैरो डेथ काउंसिल। सेंट एंथनी ने चुपचाप इन दो नामों को दोहराया। फिर उनके मन में सील्ड आर्टिफैक्ट 017 की पूरी जानकारी उभरी, एकदम स्पष्ट और पूर्ण। नंबर 17, नेम एंजल ऑफ कंसीलमेंट, डेंजर ग्रेड 0, एक्सट्रीमली डेंजरस। इसे उच्चतम आवश्यक गोपनीयता के साथ संभाला जाए, ना पूछताछ, न प्रसार, न वर्णन, न जांच। सिक्योरिटी क्लियरेंस पोप, टीम ए रिसर्चर्स और बैटलैंड के आर्च बिशप। नोट: जब आर्च बिशप बैटलैंड से स्थानांतरित हों तब उनकी मेमोरी को सील्ड आर्टिफैक्ट 129 के जरिए मिटा दिया जाए। सील मेथड सील 129 और 180 के संयोजन से संपन्न होता है। डिस्क्रिप्शन: यह कोई साधारण आइटम नहीं है। वार्निंग: उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह सील्ड आर्टिफैक्ट पहली बार चौथी इपॉक के पेल एरा में प्रकट हुआ था। एग्जैक्ट लोकेशन मिसिंग। जानकारी के अनुसार उसे 5 बार जगाया जा चुका है। एक प्रतिबंधित परिस्थिति इसकी उपयोगिता को रोकती है। भीतर के प्रमाण से यह पुष्टि हुई है कि शी को गॉडेस के अवतरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अब शुरू होता है चैप्टर 918 गेसेस एंड आइडियाज। कोलेन सिटी। एक छोटे से कमरे के भीतर क्लाइन चेयर पर बैठा था, विनर एंजो से नींबू वाली काली चाय हाथ में लेते हुए। उसके पास खड़ा एडमिरल हेल लडवेल अपने रेपियर के साथ जैसे सबसे वफादार रखवाला। अब जब उसकी बुद्धि शांत हो चली थी, क्लाइन के पास फिर से वो मानसिक क्षमता आ गई थी कि वो मौजोलियम में हुई घटनाओं का विश्लेषण कर सके। उन सब में जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो थी वो मौजूदगी जिसने क्रिटिकल समय पर मिस्टर आजिक की मदद की और उसे 3 विकल्प दिए। पहले तो वो एक स्त्री आवाज थी। दूसरा, ये काम निसंदेह उसी के किसी लाभ के पक्ष में था। कोई भी इतना दूर तक आकर बिना वजह मदद नहीं करता। हो सकता है वो सहायक भाव से आई हो, पर मौजोलियम तो डेथ की दिव्यता से गढ़ा हुआ एक स्थान था। बिना किसी चाबी के यहां तक कि देवताएं भी उसे ढूंढना मुश्किल बाती। ऐसे में कोई यहां से गुजर गया वाली बात असंभव लगती थी। तीसरा, वो सैलेंजर के रूप में रिवाइव होने वाला असल में चौथे इपॉक का वही मैं पागल हूं पर ज्यादा शक्तिशाली हूं वाला डेथ था। उस महिला ने बिल्कुल बिना आदर के सीधे उसे नाम से पुकारा था। क्लाइन ने गंभीरता से इन सब बातों का डेटा मन में रखा और एक सिद्धांत उभरा, पर एक साथ वो उस संभावना से घबराया भी। वो अनुमान लगा रहा था कि एवरनाइट, डेथ और जायंट पाथवेज एक समूह की तरह हैं। हाई सीक्वेंसेस पर वो एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर सकते हैं। गॉडेस के कई विशिष्ट नाम थे, लेडी ऑफ क्रिम्सन, मिस्ट्रेस ऑफ रिपोज इन साइलेंस, और ये सब अंडरवर्ल्ड और डेथ की ही डोमेन से जुड़ती थीं। फॉगी टाउन में होली स्वॉर्ड से ली गई कसम और गॉडेस की मिसफॉर्चून अथॉरिटी ने क्लाइन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद उसने किसी तरह हर की विशेष वॉचलिस्ट में जगह बना ली है, जैसे सी गॉड सेप्टर ने कुछ भक्तों को चिन्हित किया था। यदि धैर्य करके जांचा जाए तो कई सवालों का जवाब मिल सकता है अगर सचमुच वो गॉडेस ही है। एक सप्त ऑर्थोडॉक्स डीएटी के रूप में, पेल एरा की विजेता के रूप में वह डेथ को उसके नाम से पुकारने का अधिकार रखती हो सकती है। और यदि उसने मुझे विशेष टैग दिया है तो जैसे ही कुछ अबनॉर्मल हुआ मेरी प्रवेश जैसे डेथ के ट्रेजर ड्रॉप में, वह उसे महसूस करके कार्रवाई कर सकती है। इस तरह की कार्रवाई में समय लगता है, इसलिए शुरुआत में वह तुरंत रोक ना पाई। क्लाइन ने आगे सोचा, उस आर्टिफिशियल डेथ ने जो डेथ पाथवे की यूनिकनेस थी शायद हर के अधिकार को और मजबूत कर रहा था। इससे वह डेथ के क्षेत्र में सीधे घुसपैठ कर सकती थी, जैसे कुछ बड़े प्राकृतियों ने मदर ट्री और चेंड गॉड के साथ किया था। जब डेथ गिरा था, सीक्वेंस 1 के गुण शायद स्वतः अलग हो गए थे, किसके पास गई ये अज्ञात था।
यदि गॉडेस उन्हें ढूंढ रही है तो संभव है कि रूलर ऑफ द एंशिएंट अंडरवर्ल्ड, लेडी ऑफ ऑल द अनडेड जैसा उपनाम भी उसकी सूची में जुड़ जाए। क्लाइन ने आज़िक की स्थिति का भी आकलन किया। भले ही चर्च के उच्च सीक्वेंस बियॉन्डर्स उसे टारगेट करते रहे हों, पर वास्तविक खतरा कभी उस पर टूटा नहीं। ऐसा लग रहा था कि गॉडेस ने लंबे समय से आज के इस मोड़ का इंतजार किया था। ये समझकर क्लाइन की रूह में थोड़ी सी थरथराहट आई। वो थोड़ी श्रद्धापूर्वक उठकर अपने सीने पर दाहिने हाथ की 4 उंगलियों से घड़ी की दिशा में 4 बूंदें छूकर क्रिम्सन मून का चिन्ह बनाया और धीमे से बोला, प्रेज द लेडी। ये जेस्चर उसे उस बार की याद दिला गया जब उसने स्नेक ऑफ फेट विल ऑसिप्टीन से सीयर पाथवे के हाई सीक्वेंस पोशन फॉर्मूलाज के बारे में पूछा था और उत्तर मिला था कि वो केवल क्रेजी ज़ाराथूल या हॉर्नेकिस माउंटेन रेंज में मिलते हैं, और अगर तुम एवरनाइट के ब्लेसिड हो तो दोनों ऑप्शन नगण्य मानो। इस घटना के बाद से क्लाइन समझ गया था कि हॉर्नेकिस और ज़ाराथूल की तरफ जाना किसी एक विकल्प जैसा ही था, और इधर-उधर छेड़छाड़ करना कई बार समान अर्थ रखता है। वो मुस्कुराकर अपने ठूंठ काम पर लगा। क्लाइन ने खुद से कहा, शायद मुझे वाकई एवरनाइट का ब्लेसिड माना जा रहा है। यह विचार उसे पूरी तरह अस्वीकार्य नहीं लगा। उसने पहले महाद्वीप में चर्च ऑफ एवरनाइट के टिंगेन नाइट हॉक्स के साथ कुछ समय बिताया था। उसी दौरान उसे एक टीम और कुछ आदर्श मिले थे। गॉडेस ने उसे कोई बुरा इरादा नहीं दिखाया, बल्कि कुछ ब्लेसिंग्स मिली थीं। अतः चिन्हित होना अगर हुआ भी है तो उसे स्वीकार कर उसे अपने लाभ में बदलना होगा। बेशक सतर्क रहना आवश्यक था। उसके सामने मदर ट्री ऑफ डिजायर, ट्रू क्रिएटर, प्राइमोर्डियल मून और भी कई बड़े शत्रु थे, इसलिए किसी शक्तिशाली साथी के पास कोजी अप करना उसकी स्ट्रैटेजी हो सकती थी। फिर क्लैन ने एडमिरल हेल लडवेल को निहारा। वो जानना चाहता था कि मास्क के नीचे छिपी शक्ल क्या है, पर पिछली बार लुडवेल के मास्क हटाने में एनोमली आ गई थी। इसीलिए क्लाइन ने उस अनुसंधान को शहर के बाहर किसी सुनसान जंगल में करने का प्लान बनाया। कई पहलुओं के बाद क्लाइन ने अपनी नई मरियनेट का रफ एनालिसिस कर लिया। लडवेल का सीक्वेंस और शक्ति क्या थी। लडवेल एक सीक्वेंस 5 गेट कीपर था, डेथ पाथवे से। वो नॉर्मल मानव नहीं था। कॉप्स कलेक्टर का संबंधित सीक्वेंस 9 था, और क्लाइन को पहले से पता था कि कॉप्स कलेक्टर के शरीर में कुछ शव संबंधी गुण होते हैं: ठंडक, सडन प्रतिरोधी रेजिस्टेंस, स्पिरिट विजन, अनडेड के वीकनेसेस की समझ। ग्रेव डिगर और स्पिरिट मीडियम जैसे हायर सीक्वेंसेस में क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं, जांच विशेषताएं, डेड लैंग्वेज, स्पिरिट्स के साथ संवाद, और अंततः गेट कीपर वह क्षमता पा लेते हैं जो अंडरवर्ल्ड के दरवाजे पर नजर रखती हो। ये सब क्लाइन पहले टिंगेन में देख चुका था। अगर आज़िक के कॉपर विसल ने कॉप्स कलेक्टर पाथवे की स्पिरिट कंट्रोल पर नेचुरल रिस्ट्रेंट ना लगाया होता तो क्लाइन शायद लडवेल को हरा ही ना पाता। और आज भी अगर ट्रैवलिंग जैसी सुरक्षा विधि ना होती तो शायद डेमीगॉड स्तर की शक्ति के बिना वह लडवेल को खत्म नहीं कर पाता। क्लाइन ने धीरे से कप उठाया और काली चाय का घूंट पिया। लडवेल का हथियार हैरिस रैपियर कोई पाथवे स्पेसिफिक चीज नहीं थी। ये एक प्राचीन साउथ प्रिंस की विरासत थी, एक तरह का यूनिक आर्टिफैक्ट जो चीजों पर एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन का प्रभाव डालता था। लडवेल के पास और भी चीजें थीं, पर उसकी डेथ रिंग आज़िक ने ले ली थी, और सिल्वर मास्क के नीचे छिपे चेहरे का अध्ययन अभी संभव नहीं था। अंत में क्लाइन ने निर्णय किया कि चूंकि अभी सुबह सुहार थी, वह कोलाइन सिटी छोड़ के कहीं और चलेगा। वहां से डैनिट्स की जांच पूरी होने तक इंतजार करना बेहतर होगा। उसने एंजो की ओर देखा और मन ही मन अपने आने वाले रास्तों की योजना बनानी शुरू कर दी। अब शुरू होता है चैप्टर 919, परफेक्ट इन्फ्रेंस। फौज दोपहर की झपकी ले रही थी कि अचानक वो अपने स्वप्न से चौंककर जाग उठी। उसने देखा एक अनंत धूसर सफेद धुंध, और मिस्टर मून सिर झुकाए प्रार्थना कर रहे थे, और उनकी आवाज स्पष्ट सुनाई दी। बैकलैंड के दक्षिण पूर्वी प्रदेश में डिलेयर फॉरेस्ट के बीचों बीच एक परित्यक्त प्राचीन किला है। वहां कम से कम 2 एंशिएंट रेट्स और अन्य मृत आत्माएं हैं। अन्य बियॉन्डर्स की होने की संभावना नहीं टाली जा सकती। कोऑर्डिनेट्स हैं। अंततः स्क्राइब के मुख्य घटक का सुराग मिल गया। 300 पाउंड की कीमत के बराबर जानकारी। फौज की आंखों में खुशी चमक आई। उसने तुरंत मिस्टर फूल को धन्यवाद दिया और उसे कहा कि वो मिस्टर मून को संदेश पहुंचा देगी कि वो जल्दी ही भुगतान कर देगी। चादर बिछाकर उठते ही वो नीचे आई और सोचा, थोड़ी शराब पीकर ये सोचूं कि कब उस परित्यक्त किले की खोज पर जाऊं और क्या तैयारी चाहिए।
इधर उधर ले मैनोस ट्रैवल फिलहाल किराए पर नहीं दे सकते। शियो को साथ लाना होगा। वो किला मृत आत्माओं से भरा है, खतरनाक है। मुझे स्पेल्स का संयोजन सोचना होगा। अगर कुछ विशेष नहीं है तो मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर हैंगमैन और द सन को हायर कर लूं ताकि वे बियॉन्डर पावर्स रिकॉर्ड कर सकें। फॉस के पास जंग का अनुभव कम था, पर वो बियॉन्डर सर्कल से वर्षों से जुड़ी हुई थी और टैरोट क्लब में शामिल होकर उसने बहुत कुछ देखा सुना था। प्रेपरेशन का महत्व वो अच्छी तरह समझती थी। वो मिस्टर वर्ल्ड को सीधे हायर करने का विचार कुछ समय पहले ही सूची से हटा चुकी थी। उस पर अपने सारे स्पॉइल्स और सेविंग्स झोंक देना ठीक विकल्प नहीं था। यदि वो किला सीक्वेंस तस्ते वाले बियॉन्डर के लिए भी खतरनाक निकला तो मुझे भारी कर्जा उठाना पड़ेगा, पर जिंदा रहने में ही आशा है। फौज में ब्लैक रन की चुस्की लेते हुए प्लान्स गिननी शुरू कर दी। इसी बीच दरवाजे पर चाबी घूमने की आवाज आई और शियो भीतर आई, 2 पेपर बैग्स हाथ में लेकर जिनमें से सुगंध आ रही थी। डेसीपाइस? फौज ने आश्चर्य से पूछा। इतने कमीशन होने के बावजूद तुम जल्दी लौटी कैसे? शियो ने मुस्कुराते हुए एक बैग फेंका। मैं रास्ते से गुजरी थी और लंच नहीं हुआ था तो आराम के लिए ले आई। और सुनो, मैंने इनफ पॉइंट्स जमा कर लिए हैं। जल्दी ही इंटेरोगेटर पोशन फॉर्मूला एक्सचेंज कर सकूंगी। शियो ने राजकीय गार्ड कप्तान विस्काउंट स्ट्रैटफोर्ड की निगरानी से लगातार वीकली रिपोर्ट्स जमा करके पॉइंट्स जमा किए थे और अब वो सफल रही थी। फौज ने सच्चे दिल से खुश होकर कहा, चलो इसे जश्न मनाते हैं। पर शियो ने झट से मना कर दिया। ड्रिंकिंग बुरा है और मुझे उस स्मेल से एलर्जी है। थोड़ी देर बाद शियो ने मेल बॉक्स की बात याद दिलाई। फौज ने बताया कि आज वो पत्र नहीं खोल पाई। शियो खुद बाहर गई और कुछ समय में वापस आई, कुछ कागजों और कुछ एनवेलप्स के साथ। ये सब तुम्हारे हैं? 2 लेटर पब्लिशर से, एक सर्जरी फोरम का इनविटेशन और एक प्रिट्स हार्बर से। फौज ने प्रिट्स हार्बर का लेटर उठाया और पाते ही उसका चेहरा कठोर हो गया। एक पत्र उसके टीचर डोरियन ग्रे अब्राहम से था। काल्डेरियन आत्मा दुनिया में एक रादर स्पेशल जगह है। मैं इसके ओरिजिन के बारे में सुनिश्चित नहीं। ये बहुत खतरनाक है। यहाँ एक डेमीगॉड गया और वापस नहीं आया। जब तुम उस स्पिरिट वर्ल्ड कोऑर्डिनेट को बेचो तो उस गैदरिंग के सदस्य को वॉर्न कर देना। मिस्टर वर्ल्ड ने काल्डेरियन जैसा डेंजरस स्पिरिट सिटी टारगेट किया। फौज ने लेटर पढ़ते ही आंखें चौड़ी कर लीं। ईस्ट बालम। रेड ग्लव्स टीम वहां पहुंची और स्थानीय नाइट वॉक्स के एक ऑफिस में रॉन्डेवू किया। तो सभी को आधे दिन की छुट्टी। हम कल सुबह से शुरू करेंगे। सोएस्ट ने अपनी पॉकेट वॉच खोलते हुए कहा। वे नमिनस एपिस्कोपेट के सीक्रेट गैदरिंग के ठिकानों पर छापे मारने वाले थे ताकि आर्टिफिशियल डेथ प्रोजेक्ट की और जानकारी मिल सके और बैकलैंड में छिपे नैतनों को खोजना आसान हो जाए। ओलिका से मिली इन्फॉर्मेशन बैकलैंड को टेलीग्राम द्वारा भेज दी गई थी। उनका काम वही समाप्त नहीं हुआ बल्कि बंट चुका था। लेनार्ड और डैली जब लगेज की ओर जाने ही वाले थे तभी एक नाइट वॉक अंदर आया और एक टेलीग्राम हाथ में दे गया। बैकलैंड से नया टेलीग्राम। सोएस्ट ने उसे खोला और गंभीर मुखभाव दिखाया। गर्मन स्पैरो फिर प्रकट हुआ है। डिविनेशन से पुष्टि हुई, वही है। लेनार्ड ने ड्वेन डांते से सुना था कि क्लेन मोरेटी अभी जिंदा था तो उसे गर्मन स्पैरो के प्रकट होने पर आश्चर्य नहीं था, पर उसने पूछा, तो फिर उसने क्या किया? सोएस्ट ने ठहर कर कहा, उसने ब्लैक ट्यूलिप पर चढ़कर एडमिरल हेल लडविल को अपना मैरियोनेट बना लिया। ये सुनकर रेड ग्लव्स टीम में सन्नाटा सा छा गया। एडमिरल हेल लडविल, मैरियोनेट, लोग बारी बारी से बोल पड़े। लिनार्ड भी चौंक कर बैठ गया। एडमिरल हेल लडविल, जिसकी काफी बाउंटी है और जिसे 4 किंग्स के नीचे सबसे शक्तिशाली माना जाता है, उसको कोई साधारण सीक्वेंस 5 बियॉन्डर मैरियोनेट बना दे, ये बात असाधारण थी। सोएस ने बताया। ब्लैक ट्यूलिप से बचकर निकले कुछ क्रू ने बताया वो कोई लड़ाई नहीं थी। गर्मन स्पैरो और एक और व्यक्ति चढ़े। लडविल ने उन्हें देखते ही हार मान ली और डेक पर गिर गया। उसने उस व्यक्ति को डेथ काउंसिल कहा। बाद में उसने खुद को मैरियोनेट बनने दे दिया। डेथ काउंसिल। लेनार्ड ने अनायास डैली की ओर देखा। उम्मीद थी कि डैली को इसका मतलब पता होगा। डैली ने नाक पर उंगलियां फेराईं और कहा, मैं जानती हूं कि पुराने बालम एम्पायर में डेथ काउंसिल वो लोग थे जो डेथ के ब्लड डिसेंडेंट्स और वास्तविक दायरे के शासक कहे जाते थे, पर नमिनस एपिस्कोपेट की रॉयल फैक्शन का लीडर कभी खुद को डेथ काउंसिल नहीं कहता। सिंडी ने उलझन से कहा, यह बात नाइट वॉक्स में आम जानकारी थी। सीक्वेंस 7 से ऊपर के लोगों को ये बातें पता होती हैं। आर्टिफिशियल डेथ फैक्शन में भी आमतौर पर कोई अपने आप को डेथ काउंसिल नहीं कहता। शायद नमिनस एपिस्कोपेट में फिर फ्रैक्चर हो गया है। एक नया डेथ काउंसिल फैक्शन सामने आया है। डेली ने कहा। वो आगे बोली, गर्मन स्पैरो की मिस्टीरियस ओरिजिन है। चाइनीज गेट में घुसने का कारण अस्पष्ट है, शायद नमिनस एपिस्कोपेट के साथ संबंधित है। लेनार्ड के मन में एक जिक्र आया।
गरमन स्पैरो यानी क्लेन मोरेटी था और वो द फूल को पूजने वाली सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का भी हिस्सा था जो टैरोट कार्ड से जुड़ी थी और नमिनस एपिस्कोपेट के साथ कुछ हद तक काम करती थी। अभी में लेनार्ड ने 4 बातें जोड़ी। ड्वेन डांतेज एक अनडाइंग क्रीचर है, वो साउथ कॉन्टिनेंट को अच्छी तरह जानता है और हाल ही में वो बैकलैंड से चला गया और लापता हो गया। लेनार्ड ने चुपचाप सोचा, ओल्ड मैन, क्या ड्वेन डांतेज डेथ काउंसिल हो सकता है? पैलेस जोरस्ट की थोड़ी सी बूढ़ी आवाज में हंसी थी। नहीं, बालम एम्पायर का डेथ काउंसिल एक ही रैंक और टाइटल है, ये द डेथ पाथवे का सीक्वेंस 2 भी है। लेनार्ड को हैरानी हुई, सीक्वेंस 2 मतलब उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के पास एक सीक्वेंस 2 का एंजल भी है। उसके प्यूपिल सिकुड़ गए। उसने धीरे से पूछा, तुम कैसे इतना निश्चित हो कि ड्वेन डांतेज नहीं है, क्योंकि वो एक एंजल नहीं है? पैलेस ने हंसते हुए कहा, नहीं, वजह बहुत सीधी है। तुमने डेथ काउंसिल की असली पोर्ट्रेट पहले देखी है। जब नाइट वॉक्स वेल्च की सुसाइड की जांच कर रहे थे तब तुमने उसे देखा होगा, या कभी पर्सनल मिलन हुआ हो। वो खॉय यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का टीचर है। अजिक एगस। लिनार्ड की आंखें फैल गईं और फिर उसे एक रियलाइजेशन हुआ। अब उसे पता लग गया कि क्लेन मोरेटी कैसे बार बार मरा और फिर जिंदा रहा, कैसे वो कर्सेस सह लेता और फिर भी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा रहा बिना अधिक विशेषता दिखाए। कारण ये था, क्लेन के पीछे उस सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का एक सदस्य था जिसकी टैरोट कार्ड डेथ थी। अब शुरू होता है चैप्टर 920, कैल्डेरॉन्स ओरिजिन्स। बायान के स्लम्स में हुड पहनकर और नीचे मास्क छिपाकर द हैंग्ड मैन एल्जर फिर से एडमिरल ऑफ स्टार्स से मिला। दोनों टेबल के पास आमने सामने बैठे थे, शब्दों के बिना एक दूसरे को निहार रहे थे। थोड़ी देर खामोशी बनी रही। फिर कैटलेना ने पूछा, क्या तुमने खबर सुनी? एल्जर ने तुरंत जवाब न देकर एक सवाल ही थूक दिया, वो गरमैन स्पैरो वाली? कैटलेना ने कुछ सेकंड के लिए चुप्पी तोड़ी और सिर हिलाया। हाँ, उसने एडमिरल हेल को अपना मैरियोनेट बना दिया है। एल्जर की आंखों में एक अजीब सी चमक सी आ गई। एडमिरल हेल हो या पुराना एडमिरल ऑफ ब्लड, दोनों पायरेट थे जिनकी बाउंटी उससे भी ज्यादा थी। वो मान ही नहीं रहा था कि ये दोनों सीक्वेंस 5 के एलीट्स उससे कमतर हों। एल्जर ने समझदारी से कहा, तुमने ये खबर मेरे अनुमान से जल्दी पाली। एल्जर चर्च ऑफ स्टॉर्म से था, समुद्र के बड़े इलाके पर नियंत्रण रखने वाला, तो ऑफिशियल चैनल से सीधे खबरें मिलना उसकी ताकत थी। कैटलेना ने होठ ऊपर किया और कहा, अगर फ्यूचर समुद्र पर होता तो मुझे इसे पाने में दिन लग जाते, पर मैं अभी बयाम में थी। उसने अपना इंटेल सोर्स नहीं बताया। फिर उसने सीधे पूछा, और क्या मालूम हुआ? एल्जर ने सिर हिलाया। मैं सही हालात समझने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारा सिग्नल मिला और मैंने यहां तेजी से आ लिया। कैटलेना ने गंभीर स्वर में कहा, गरमैन स्पैरो और एडमिरल हिल के बीच कोई लड़ाई नहीं हुई। लुडविल ने रेजिस्टेंस छोड़ दिया क्योंकि गरमैन स्पैरो के साथ एक ऐसे व्यक्ति ने चढ़ाई की जिसे लुडविल ने डेथ काउंसिल कहा। डेथ काउंसिल? एल्जर के प्यूपिल्स फैल गए। शब्द के साथ एक अनकही दबाव भी आ गया था। ये कोई आम डेमीगॉड स्तर का तमगा नहीं था। ये एक सम्मान नाम था जो सिर्फ वही ले सकता था जिसका अधिकार हो। और लुडविल ने हार मान ली, अपनी जान देने के लिए तैयार। कैटलेना ने जोड़ा, डेथ पाथवे में डेथ काउंसिल सीक्वेंस 2 का नाम है और बालम एम्पायर के हर एम्परर को भी यही उपाधि दी जाती थी। एल्जर ने बाद में घटना याद की। वाइस एडमिरल ह्यूरिकेन के लैंगोस के भागते समय वो एक आर्टिफिशियल लेक के किनारे सड़ा हुआ मिला था। उसका मुंह खुला, आंखें सॉकेट से बाहर निकली हुई। ये डेथ डोमेन वाली शक्तियों का असर था। और तब आर्क बिशप स्नेक ने कहा था कि इसे मिस्टर फूल के ब्लेसेड ने अंजाम दिया होगा। एल्जर ने खुद को बेइज्जत महसूस किया। उसने सोचा था कि मिस्टर फूल और उसका ब्लेसेड कमजोर होगा, पर अब उसे एहसास हुआ कि वो बहुत शक्तिशाली था। संभवतः वो ग्राउंडेड एंजल जैसा स्तर रखता था, 3 ऑर्थोडॉक्स चर्चेस के क्राउन्स जितना। एल्जर की गंभीरता देखकर कैटलेना ने कहा, तो तुमने कुछ याद किया? एल्जर ने मौन में कहा, मुझे लगता है मिस्टर फूल के पास डेथ एंजल वाला ब्लेसेड है। कैटलेना ने धीरे से कहा, फिर द वर्ल्ड ने मुझे मिथिकल क्रीचर ब्लड जो वादा किया था वो शायद उस डेथ एंजल का नहीं था, शायद किसी और के साथ नजदीकी के कारण मिलता हुआ कुछ है। एल्जर ने अस्पष्ट सहमति में सिर हिलाया। कैटलेना ने अचानक योजना बताई, हम आज रात 7:15 से 8 के बीच ऑपरेशन शुरू करेंगे। अगर तुम आ सको तो मेरे साथ आना। एल्जर ने हैरानी से पूछा, उस वक्त क्यों? ये कोवर्ट ऑपरेशन का सबसे अच्छा टाइम नहीं है। कैटलेना ने अपने भारी चश्मे को धक्का दिया और मुस्कुराई, क्योंकि वही उनका डिनर टाइम है और वे आज मशरूम खा रहे होंगे। एल्जर ने चुपचाप महसूस किया कि इसके पीछे कोई गहरा सबटेक्स्ट होगा,
पर वो अभी पढ़ नहीं पाया। ईस्ट बायाम, गीला जंगल। क्लाइन जानबूझकर मेन पाथ से हटकर एक सुनसान जगह आया। वो लुडविल से उसकी सिल्वर मास्क हटवाना चाहता था। ये सिर्फ क्यूरियोसिटी नहीं थी, मास्क बहुत आई कैचिंग था। एक मैरियोनेटिस्ट के लिए मैरियोनेट की पहचान सबसे बड़ा खतरा है। जितना ज्यादा जिंदा नाम उतना एक्सपोजर, और क्लाइन के लिए ये रिस्क नकारा नहीं था। अगर समय होता तो उसने ब्लैक ट्यूलिप के पायरेट्स को निपटा दिया होता। तब वह मास्क का निपटारा आसान तरीके से कर लेता। फेसलेस के लिए ऐसे रोल प्ले करना सरल था, पर अब उसके पास वक्त कम था। जंगल में मक्खियां थीं, पर वो क्लाइन पर नहीं लगीं। वे सब लुडविल के चारों ओर घिरकर उसे काटने की कोशिश कर रही थीं, पर कामयाब नहीं थीं। क्लाइन ने लुडविल को ग्रीन एसेंस की अंगूठी पहनाई हुई थी, जो मस्कीटोज को अट्रैक्ट करती थी, पर फ्लावर ऑफ ब्लड ने उसे ओवरशैडो कर रखा था। लुडविल की स्थिति स्पेशल थी, उसे काटने का खास डर नहीं था। कई कदम चलते हुए क्लाइन ने एक सिक्का हवा में उछाला और कुछ पल सोच लिया। फिर उसने तय किया, पहले एक और काम निपटा लेता हूं। रेडियो ट्रांसीवर को ग्रे फॉग के ऊपर से असली दुनिया में ले आऊंगा। वो अर्कोडाइस से कांटेक्ट करना चाहता था। उसे कैल्डरॉन सिटी के स्पिरिट वर्ल्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए मिस मैजिशियन को 350 पाउंड दे चुके थे, और चेतावनी भी मिली थी कि वह जगह अत्यंत खतरनाक है। क्लाइन ने सोचा, 2 चैनल से और जानकारी निकाल लेनी चाहिए, मैजिक मिरर और रेड लाइट। अज़ेक की लंबी नींद को देखते हुए क्लाइन ने और देरी नहीं की। उसे समाज विस्तार की जरूरत थी, हमेशा एवरनाइट गॉडेस पर निर्भर ना रहना था। रेडियो ट्रांसीवर प्रकट होते ही आसपास की वुडलैंड में अजीब सी छाया सी छा गई, जैसे स्पिरिट वर्ल्ड असली दुनिया में ओवरलैप करने लगा था। 10 सेकंड के भीतर टप टप की आवाज आई और इल्यूजरी सफेद कागज निकलने लगा। एग्जॉल्टेड ग्रेट मास्टर, तुम्हारा छोटा वफादार और नम्र सेवक अर्कोडाइस तुम्हारे समन का उत्तर देने आया है। यहां फिलहाल कोई खतरा नहीं है। क्या आदेश है? क्लाइन ने अर्कोडाइस के कॉकेटिश अंदाज पर अंदर ही अंदर मुस्कुराया। वो थोड़ा निर्भीक हुआ कि उससे संपर्क सुरक्षित था। उसने पूछा, तुम कैल्डरॉन सिटी के बारे में क्या जानते हो? कागज पर टकराने सी आवाज के साथ जवाब आया, अद्भुत, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ। मैं उस शहर को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता, उसकी एग्जैक्ट स्थिति पता नहीं, पर मैं कंफर्म कर सकता हूं कि वहां पहले एक सेंट पेरिश हुआ था। कुछ एंजल्स, ट्रैवलर्स और स्पिरिट क्रीचर्स भी गए और सुरक्षित लौटे, पर बहुत कुछ हाथ नहीं लगा। और मैं उस शहर की ओरिजिन्स का पता रखता हूं। और कागज पर फिर कुछ लिखा, एक छोटा सा विवरण। पहले इसका नाम द सिटी ऑफ द डेड था। ये एंशिएंट गॉडेस फीनिक्स एंसेस्टर ग्रेस रैक की ग्राउंडेड डिवाइन किंगडम थी। जब उस एंशिएंट गॉडेस ने अंडरवर्ल्ड खोल दिया, उसकी डिवाइन किंगडम वहीं चली गई। द सिटी ऑफ द डेड धीरे धीरे उसके डिसेंडेंट्स और बिलीवर्स का होली ग्राउंड बन गया। जब ग्रेस रैक को एंशिएंट सन गॉड ने भारी चोट पहुंचाई और शहर को उखाड़कर स्पिरिट वर्ल्ड में फेंक दिया, तो उसके बाद वहां के निवासी बहुत सारे वापस नहीं आए। कैल्डरॉन नाम अब्राहम फैमिली के एक एंजल के नाम पे पड़ा। लैंग्वेज ऑफ द डेड में इसका मतलब है अननोन सोल। क्लाइन ने कागज को ध्यान से पढ़ा और पलट कर वापस रख दिया। कैल्डरॉन के बारे में जो बातें अर्कोडाइस ने बताईं, वे गंभीर और गहरी थीं। एक ग्राउंडेड डिवाइन किंगडम, फीनिक्स एंसेस्टर ग्रेस रैक का पुश्तैनी अधिकार और एंशिएंट सन गॉड की हिंसा, ये सब बताता था कि कैल्डरॉन कोई आमूली स्पिरिट सिटी नहीं है। क्लाइन ने खुद से कहा, हाजिरी तैयार रखनी होगी। इस तरह की जगह में सिर्फ 1-2 तरह की ताकतें नहीं चलेंगी। क्लाइन ने रेडियो ट्रांसीवर बंद किया, एंजो की ओर देखा और अपने आगे की योजना पर वापस सोचने लगा।